करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दीपावली पर्व की अगर हम बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले पटाखों का ख्याल आता है। वही एमपी न्यूज इस बार आपके लिए दीपावली पर एक ऐसा हंसी का पटाखा लेकर आया है जो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हंसी के लिए जाने जाते हैं और अपना नाम बना चुके हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद है हंसी के लिए, हंसाने के लिए मशहूर संदीप शर्मा जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। नमस्कार नेहल जी, और एमपी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। जी, तो चलिए आज हम सर से जानेंगे कि उनका क्या कुछ अनुभव इस उनके क्षेत्र में रहा है और कैसा क्या उन्होंने अपने लोगों को, अपने जो दर्शकों को वो किस तरह से हंसाते हैं और किस तरह से उनके कार्यक्रमों में उनकी शुरुआत होती है। जी सर। देखिए नेहल, ऐसा है कि हंसी मनुष्य का स्वभाव है जी। और आप मनुष्य, ये जो वरदान है हंसी का, ये ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को दिया है। आपने कभी किसी पशु को हंसते हुए नहीं, किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा जी। अगर आप किसी गधे को हंसते हुए देखें तो समझ लें कि वो मनुष्य होने की प्रक्रिया में है। लेकिन इससे ठीक विपरीत अगर कोई मनुष्य होकर नहीं हंसता तो समझ लीजिए वो पशु होने की प्रक्रिया में है। तो हंसी हमारा मूल स्वभाव है हमारे। चूँकि मैं एक हास्य कवि हूँ तो हास्य ही मेरी मूल विधा है और मैंने मंचों पे भी हमेशा हास्य का ही प्रभाव रखा है और उसी की मैं प्रस्तुति करता हूँ। जी सर, इस शो की शुरुआत कुछ हंसी के पटाखों के साथ करते हैं क्योंकि दीपावली का पर्व है और हमारे दर्शकों को हंसना बड़ा पसंद है। चलिए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि अब की दीपावली सबके लिए हंसी वाली हो, अब की दीपावली हास्य वाली हो, ठहाकों वाली हो और ठहाकों के फटाके लगे। क्योंकि कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों में बहुत कुछ हमने खोया, बहुत कुछ हम दुखी रहे, बहुत परेशान रहे। पर मैंने कहीं पढ़ा कि तूफानों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, तूफानों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, टूटने का डर है तो क्या घर बनाना छोड़ दें। हम फिर नई शुरुआत करते हैं, मस्ती में रहिए। त्यौहार हैं, दीपावली के प्रकाश का पर्व है, प्रकाश दीपकों का पर्व है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा क्षेपक सुनाता हूँ। एक बच्चा जा रहा था दीपक लगाने के लिए और दीपक लगा, आपने आजकल देखा होगा हर जगह 16 चैनलों पे 17 बाबा प्रवचन दे रहे हैं, सब जगह बाबा ही बाबा हैं। तो बाबा सोचते हैं हमेशा ज्ञान देने का जब मौका मिले तो ज्ञान दो। तो वो दीपक लेके बच्चा जा रहा है, उन्होंने देखा बाबा ने, उन्होंने सोचा ज्ञान देने का मौका है। तो उन्होंने बच्चे से पूछा, बोले बेटा बताओ ये ज्योति कहाँ से आती है। बच्चा भी अपने मध्य प्रदेश का था, उसने फूंक मारी, बोले बाबा आप बताओ गई कहाँ। तो ये क्या बात है। अपना तरीका होता है और संस्कारों की अपनी महफिलें होती हैं हम, और ये पर्व हमारे संस्कारों के संवाहक हैं। लेकिन संस्कारों की स्थिति बहुत खराब हो रही है इन दिनों। वो पति आया पत्नी के पास दौड़ते हुए, बोले मेरे सपने में आज पड़ोसन आई थी। तो पत्नी ने भी पलट के जवाब दिया, बोले अकेली आई होगी। बोला तेरे को कैसे पता चला। बोला पड़ोसी मेरे सपने में आया था। संस्कारों की इन स्थितियों में हम पर्वों के मध्य हैं। पर्व हमारे संस्कार हैं, पर्व हमारे त्यौहार हैं और हम इनको ठहाकों से, खुशी से, उत्साह से, उमंग से, पूरी ऊर्जा के साथ मनाएं और ये सारी कालीमा जो पीछे की है उसको धोएं और आगे की तरफ सफर करें। जी सर, बात करें कोरोना के उस 2 साल के दौर की और अभी की इस दिवाली की, कैसे देखते हैं और उस वक्त आपने आपका काम, आपके हंसाने का काम, लोगों को गुदगुदाने का काम कैसे किया? उस समय पहले 1-2 लॉकडाउन में, पहले लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी और हम लोग भी, चूँकि अब हमको भी बहुत सारे भरी हुए स्टेडियमों में, भीड़ में संवाद करने की आदत पड़ी हुई है। बड़े बड़े शोज़ हमारे हो रहे थे, वो जो अचानक बंद हो गया। और सबसे दुखद हमारे लोगों के लिए ये था कि हमारा जो काम था वो सबसे पहले बंद हुआ और सबसे बाद में चालू हुआ। क्योंकि जब तक 10-20 हज़ार लोगों की भीड़ ना हो हमारा काम शुरू नहीं होता। तो हमने उस समय काफ़ी कुछ किया, लेकिन फिर ऑनलाइन शोज़ शुरू हुए और ऑनलाइन शोज़ में हमने हंसाया। और व्यक्तिगत रूप से मैंने तो समझें कि आप जहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स होते थे उनको भी जाके वहाँ हंसाना, अस्पताल में उनका मॉरल बढ़ाना। मैंने अपनी एक संस्था उस दौरान शुरू की थी, उसका नाम था हनुमंत सेवा संस्था। तो हम उसमें यही काम करते थे, मॉरल बूस्टिंग का लोगों में। और जो वो होते थे अपने, जो लोग परेशान होते थे, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे, उन लोगों को हम उनका मॉरल बूस्ट करते थे, उनका उत्साह बढ़ाते थे। और आपको जान के खुशी होगी कि इस तरह से हमने लगभग 40-45 लोगों की जान बचाई।
जो एकदम उनको ये लगने लगा था कि अब हम गए दुनिया से। लेकिन हम जाते, ठहाके लगवाते, आनंद करते, उनसे बातें करते, संवाद करते, उत्साह बढ़ाते, और वो वापस, और वो आज वो लोग दुआ देते हैं कि आपने हमारी उस समय, वरना जिनको डॉक्टर्स भी कह देते थे कि आप मुश्किल से 1-2 दिन के मेहमान हैं, लेकिन ऐसे 35 लगभग 40 लोग ऐसे हैं जो आज भी जीवित हैं। जी सर, बात करें आपके बचपन की, तो आपको कैसे पता चला, आपको कैसे लगा, कैसे महसूस हुआ कि आपको इसी फील्ड में आगे जाना है और आपको यही करना है, आपको लोगों को हंसाने का काम करना है? मैं, जैसे नेहरू जी कहते थे ना कि आई एम एक्सीडेंटली बॉर्न हिंदू, मैं एक्सीडेंटली पोएट हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कवि होने वाला हूँ। मैं एक फिलिप्स कंपनी में सेल्स ऑफिसर था और सेल्स का काम करता था, कुछ चक्र बड़ा। उसके पहले मैं बॉम्बे में था। मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। हम सर्वो स्टेबलाइजर्स का मैन्युफैक्चरिंग करते थे, लेकिन कुछ समय चक्र ऐसा चला कि मुझे धार आना पड़ा। और तो कविताएं मैं शुरू से करता था, लेकिन मैं ये करूँगा ऐसा मैंने कभी ना सोचा था, ना कभी प्लान किया था। फिर मैं एक इंदौर में एक कवि सम्मेलन में आया था। यहाँ बहुत बड़ा एक समाचार पत्र का कवि सम्मेलन था, हजारों लोग थे वहाँ। हमारे एक मित्र थे साथ में, डॉक्टर दीपेन शर्मा। उन्होंने देखा कि यार ये तो आप करते हो जो ये कवि कर रहे हो, जब इनका इतना स्टारडम है तो आप इस काम को क्यों नहीं करते हैं। वो उनका संकल्प था जो धीरे से फिर वो मेरे उसमें हुआ। और घर जाते ही कोई ऐसी लिंक बनी कि एक के बाद एक प्रोग्राम्स मिलते रहे, सफलताएं हमेशा मिलती रही, और उस दिन से आज तक फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी सर, एमपी न्यूज़ चाहता है ये दिवाली खुशियों वाली, हंसी वाली, तो आपकी कुछ खास पेशकश जिससे हमारे दर्शकों को भी लगे कि एमपी न्यूज़ इस बार उनके लिए कुछ हंसी वाली, कुछ खास चक्री और पटाखे लेकर आया है। देखिए, मैं कुछ कविताएं सुना देता हूँ। मैं जैसे आप जानती हैं, ज़्यादातर हास्य कवि अपनी पत्नी से बातचीत करते हैं, और मैं हास्य और व्यंग दोनों का कवि हूँ। मैं अपनी पत्नी से बातचीत करते हुए आपको एक कविता सुना देता हूँ। मेरी पत्नी चिल्लाई कि मैं सती नहीं होंगी। मेरी पत्नी चिल्लाई मैं सती नहीं होंगी। मैंने कहा करेगा भी कौन, और तू भी पीछे पीछे ऊपर आएगी, ऐसा पता हो तो मरेगा भी कौन। इतना सुनना था कि मेरी पत्नी ने मचा दिया हंगामा। कहने लगी आपके साथ स्वर्ग में नहीं आऊँगी तो मैं ढूंढ के कौन देगा आपका पजामा। मैंने कहा बड़ी सुंदर जगह है सर, वहाँ सभी आराम है, इतनी अच्छी जगह पर पजामा का क्या काम। कविता खत्म हो गई, नेहल ताली बजाओ। तो ये ऐसी है। तो ट्रिन घंटी बजी, आया फोन। हमने चुंगा उठाया, पूछा कौन। हमारे दिल की कली कली खिल गई, हमारे दिमाग की घंटियां हिल गई, कानों में जैसे किसी ने मिश्री सी घोली, और सुरीली आवाज में उधर से एक कन्या बोली, बाप रे बाप, संदीप भैया आप। हमने कहा कुछ भी बोलो, लेकिन हमारी छाती पे भैया वाला सांप का पिटारा मत खोलो। ये भैया शब्द सुनने में विचित्र सा अपमान बोध सा जगता है। ये भैया शब्द सम्मान नहीं, गंदी गाली सा लगता है। और इस भैया में से केवल एक बार खुशी की नदी किसी बहती है, जब हमारी पत्नी किसी को सम्मान से भैया कहती है। हमारी पत्नी किसी को। लेकिन मैं एक बात के लिए जाना जाता हूँ पूरे देश में, कि मैं हास्य की सामान्य बातचीत को भी व्यंग की पराकाष्ठा तक पहुँचाने की क्षमता रखता हूँ। एक स्पिन बॉलिंग करता हूँ, और मेरी कितनी भी हास्य की कविता होंगी उसमें कहीं ना कहीं देशभक्ति का और समाज का कोई दर्द जरूर शामिल होता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस कविता में दर्द ना हो वो कुछ भी हो सकती, कविता नहीं हो सकती। मैं एक कविता सुनाता हूँ, हास्य से शुरू होगी, ठहाकों से शुरू होगी, लेकिन आपका देश का, प्रदेश का, दुनिया का दर्द उसमें शामिल होगा। मेरी पत्नी मेरे से बात कर रही है, क्या हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए, हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए। मेरे प्यारे प्राणनाथ, आप क्या करें कि आप और मैं एक जगह से दूसरी जगह अगर अकेले स्कूटर से जा रहे हो, रास्ते में लुटेरे लूटने को आ जाएं। मैंने कहा वर्षों से गुलामी के अंधेरे में सोया हूँ, जाग जाऊँ, तुझको लुटेरों के बीच में अकेला छोड़ के मैं तो भाग जाऊँ। इतना अच्छा मौका हो तो कौन चुके, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे कौन रुके। अपनी ये फिल्म हिट जाए, मैं तो तुझे आज तक नहीं पीट सका, हो सकता है लुटेरे पीट जाएं, और तू तो कभी भी मेरे संग चल देना। अब देखिए कैसे कविता हास्य ठहाका कैसे पीड़ा तक कन्वर्ट हो। तू तो कभी भी मेरे संग चल देना। ये ठोका पीटी इन क्षेत्रों में सदियों चलेंगी, ये व्यवस्थाएं हमको वर्षों छलेंगी। न जाने कब इस देश में शिक्षा और उद्योग का सूर्योदय होगा, न जाने कब यहाँ से दूर आम आदमी का भय होगा, न जाने कब हमारे तन पर फिर से खादी आएगी, न जाने कब इस देश में सच्ची आज़ादी आएगी, न जाने कब इस देश में। जी सर, बात करें तो इन दिनों जो लोग हैं वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये हंसना, हंसाना, लोगों को खुश करना, ये एक अच्छा समाधान होगा उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में जल्दी चला जाते हैं? हाँ, निश्चित।
हंसना हंसाना निश्चित बहुत अच्छा समाधान होगा, लेकिन यहाँ एक बात कहना चाहूँगा मैं कि वो जो नकली वाला जो होता है ना, जो सुबह सुबह पार्क में बैठ के बिना काम से हा 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 ही करना, वो उतना प्रभावशाली नहीं है। वो आपके भीतर परिवर्तन नहीं करता, वो एक प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइज है। वो आपका मेंटल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएगा। जो दिल से अंदर से जो ठहाका लगता है, जो दिल से अंदर से जो खुशी पैदा होती है, आप जबरदस्ती हंसने की कोशिश करें। मैं किसी को भी आप जबरदस्ती, बहुत सारी ये मनोभावना है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप जबरदस्ती किसी से नहीं कर सकते रिवॉल्वर सिर पे लगा के कि बोल आई लव यू। उस आई लव यू का कोई मतलब नहीं है जी। ऐसे ही वो ठहाका जो बिना काम के एक एक्सरसाइज की तरह है, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जो लोग स्ट्रेस में हैं, नेहल, बहुत स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि ये देश पूंजीवाद की तरफ जा रहा है। यह सिर्फ संविधान की किताबों में समाजवादी लिखा हुआ है, गणतंत्र, लेकिन ये देश कामोवेश पूंजीवाद की तरफ जा रहा है। पूंजीवाद क्या लाता है? पूंजीवाद लाता है इच्छाएं, पूंजीवाद लाता है प्यास। उनको हर चीज़ बेचना है, उनको पानी बेचना है, उनको खाना बेचना है, उनको त्यौहार बेचना है, उनको कार्ड बेचना है। आप देखिए, पूंजीवाद के प्रवेश के पहले भारत में कहीं वैलेंटाइन डे था, लेकिन उनको बेचना है, वो लाएंगे और इच्छाएं लाता है। एक लड़की गई, बहुत अच्छी मज़ेदार बात सुनाता हूँ, हंसी आएगी आपको। एक लड़की गई वैलेंटाइन डे के दिन, उस पर वो वैलेंटाइन डे मतलब हम उसको कहते हैं कुंवारों की अक्खाती उस पर गई एक शॉप पे, कार्ड की शॉप से, ये सब व्यापार है। कार्ड की शॉप पे गई, बोला मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा कोई कार्ड आपके पास है? दुकानदार ने कहा हाँ है। तो बोले 10-11 पैक कर दो ये यथार्थ है। तो तनाव जो है वो हमारे शास्त्रों में भी लिखा। अभी कोरोना का आप मुझसे जिक्र कर रही थी, मैंने कोरोना का पूरे 2 वर्ष का समय अध्ययन में बिताया और मैंने वो अपना योग वशिष्ठ पूरा पढ़ा। इतनी मोटी किताब है, चौखंबा प्रकाशन की। और जिस योग वशिष्ठ, वो पुस्तक है जिसके द्वारा वशिष्ठ ऋषि ने भगवान राम को, मतलब राजा राम को भगवान राम बनाया था। तो उसमें भी यही तुम्हारे ही वाला प्रश्न का उत्तर है पूरी पुस्तकों में। इतना पढ़ने के बाद मैं तुम्हारे प्रश्न के उत्तर पे आता हूँ। वो यही है कि तनाव, इच्छाएं तनाव बढ़ाती हैं। सबसे पहली चीज़ है इच्छाएं खत्म करना। पूंजीवाद इच्छाएं बढ़ाएगा तो तनाव बढ़ेगा, और उसका सादा सीधा सहज हास्य, उन्मुक्तता, मस्ती उस तनाव का उपचार है। और वो कागज पर H2O लिख लो और उसको खा जाओ। वो पानी का सूत्र है रासायनिक, लेकिन प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। तो वैसे ही वो नकली हा हा खून से नहीं, जब आप असली आएंगे, लाइव शोज में आएंगे, जैसे दीपावली अभी आप मनाएंगे, अभी हम दीपावली का शो कर रहे हैं, हम दीपावली मनाएंगे, हम फटाका फोड़ें और हम फटाके फूटते हुए वीडियो देखें, तो दोनों में आपको क्या लगता है? आनंद किस में है? फटाके के वीडियो में आनंद है, फटाका फोड़ने में आनंद है। तो असली हास्य, ओरिजिनल हास्य जो है उसकी तरफ है, निश्चित तनाव कम होगा। जी सर, बात करें तो इन दिनों देश में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है। तो इस दिवाली, आज़ादी के अमृत महोत्सव वाली, तो कैसे देखते हैं? और उसको लेकर, हमारे देश को लेकर, भारत को लेकर कुछ 2-3 लाइनें, कविताएं। मैं आज़ादी के 75 वर्षों में हम प्रवेश कर रहे हैं, बधाई देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। पिछले वर्षों में, 8-10 वर्षों में नेतृत्व बदला है और नेतृत्व के साथ में निर्णय लेने की क्षमता बदली है। पर मैं बहुत साहस के साथ कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो हुआ है अभी ही हुआ है। एक पूरा कारवां है, 4-5 हज़ार, ये आर्यवर्त करोड़ों वर्षों का एक कारवां है। कुछ न कुछ जुड़ता गया, बनता गया। यहाँ पे शून्य का आविष्कार हुआ, यहाँ कभी वराहमिहिर रहा है, यहाँ कभी बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, यहाँ तो एक कारवां था, वो जुड़ता गया। हाँ, अब वो बीम, कॉलम, लेंटर बन गए थे, लेकिन अब आज़ादी के 75 वर्ष में और एक अच्छे नेतृत्व और एक निर्णय क्षमता वाले नेतृत्व के साथ उसमें कहीं नग नगीने लग रहे हैं, प्लास्टर हो रहा है, सौंदर्यकरण हो रहा है, ये एक नया सा सब कुछ हो रहा है। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं। मैं कविता, मेरी प्रसिद्ध कविता सुना देता हूँ, क्या ढंग का है, क्या ढंग का नहीं है। आपको आज़ादी के 60-70 वर्षों की पीड़ा भी समझ में आ जाएगी और अभी का एक काम भी समझ में आ जाएगा। या मंदिर में पूजा करने जाओ, पंडे ढंग के नहीं है, हास्य से कविता शुरू होती है, वही मेरी हमेशा की स्टाइल।
अंत में विचारों पे पहुंच जाएगी। क्या ढंग, आप ढंग की नहीं है वाक्य से जुड़िएगा, आपको कविता आनंद देगी। मंदिर में पूजा करने जाओ, पंडे ढंग के नहीं है। स्मशान में मरने जाओ, कंडे ढंग के नहीं है। लाल नीले हरे पीले झंडे ढंग के नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के हथकंडे ढंग के नहीं है। टेस्ट मैच अब तो वनडे ढंग के नहीं है। टेस्ट मैच अब तो वनडे ढंग के नहीं है। मुर्गी अच्छी कहाँ से आएगी जब अंडे ढंग के नहीं है? मुर्गी अच्छी कहाँ से आएगी? अभी नागपुर से एक बहुत बड़े व्यक्तित्व ने उनके बौद्धिक में कहा कि समाज में परिवर्तन करना होगा। वही बात मैंने इस कविता में आज से 20 साल पहले कही है कि समाज जब तक अच्छा नहीं होगा, नेतृत्व अच्छा नहीं आएगा। पहला परिवर्तन समाज में करना होगा। मुर्गी अच्छी कहाँ से आएगी जब अंडे ढंग के नहीं है? किसी भी बैंक से ले आओ, नोट की गड्डी ढंग की नहीं है। अब तो किसी की भी रीढ़ की हड्डी ढंग की नहीं है। 17 विज्ञापन देख के लाए पर चड्डी ढंग की नहीं है। जंगल में घूमने जाओ, मोर ढंग के नहीं है। जंगल में घूमने जाओ, मोर ढंग के नहीं है। पहलवानों के बाजुओं में जोर ढंग के नहीं है। और पुलिस वालों का क्या भरोसा जब चोर ढंग के नहीं है। हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं। इस एक पंक्ति में आपके प्रश्न का जवाब। कहाँ कोई कमी है? जरूर। हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं। आज़ादी की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ इस देश को। ये भी कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन किसी राष्ट्र का, किसी देश का कारवां हजारों वर्षों से गुजरता है। 10-20 हजार साल तो किसी देश के जीवन में बचपन होता है, शैशव काल होता है। ये करोड़ों वर्ष में देश बनता है, राष्ट्र बनता है। तो हम उसको इतना वो ना कहें। तब मैं कहना चाहता हूँ कि हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं है। बहुत मेहनत से धोई खादी ढंग की नहीं है। लगता है इस देश की आज़ादी ढंग की नहीं है। लड़के हो गए कड़के, खिलाई ढंग की नहीं है। रेडीमेड कपड़ों की सिलाई ढंग की नहीं है। सड़कों पे डामर की पिलाई ढंग की नहीं है। पर घर भी कैसे जाएं, लुगाई ढंग की नहीं है। पर घर भी कैसे जाएं, लुगाई ढंग की नहीं है। यथार्थ तो यथार्थ इस देश के, समाज के, दुनिया के, संस्कृति के, सभ्यता के और आपके व्यक्तिगत जितने प्रश्न आपके दिमाग में हैं, सबका एक लाइन में उत्तर मिल जाए, तब संदीप शर्मा को प्रेम देना, स्नेह देना। एक पंक्ति में सब चीज़ों, हर प्रश्न का उत्तर। यथार्थ तो यथार्थ, सपने ढंग के नहीं हैं। दुश्मन क्या बिगाड़ लेंगे यार, अपने ढंग के नहीं हैं। खुशियाँ तो खुशियाँ गम ढंग के नहीं हैं। पर किस किस के नाम से रो यार? हम एक उंगली हम किसी को करेंगे, 3 उंगली हमारी तरफ इशारा करेगी। पहला परिवर्तन हमसे होगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ये इस कविता की मूल भावना है। खुशियाँ तो खुशियाँ गम ढंग के नहीं है। पर किस किस के नाम से रो यार, हम ढंग के नहीं। सारी सृष्टि की संरचना ढंग की नहीं है। पर ये मत सोचना संदीप शर्मा की रचना ढंग की नहीं है। सर, बस जाते जाते कुछ ऐसे हंसी के पटाखे आपसे सुनना चाहते हैं कि जब हमारे दर्शक दीपावली के स्ट्रेस में, उनकी तैयारियों के स्ट्रेस में रहे और वो हमारा ये शो देखें तो उनका सारा स्ट्रेस कम हो जाए। बहुत देखिए, हम मालवी लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं हमेशा। और ये स्ट्रेस मैंने कहा ना, ये सब मूल स्वभाव मनुष्य का मस्ती है, मूल स्वभाव मनुष्य का आनंद है। हम दुखी होने के लिए परिश्रम करते हैं ना। अगर हम प्राकृतिक रूप से रहें, जैसा हमको ईश्वर ने बड़ा किया उसके भरोसे, तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। हम मेहनत करते हैं, असफल होने के लिए परिश्रम करते हैं। हम इच्छाएं पैदा करते हैं, अनप्रैक्टिकल इच्छाएं पैदा करते हैं। हम अनप्रैक्टिकल इच्छाएं पैदा, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म छोड़ देना है, लेकिन अनप्रैक्टिकल इच्छाएं ना करें। हर कदम एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते रहें, आप सफलता भी प्राप्त करेंगे और स्ट्रेस भी नहीं होगा। हम मस्ती के लोग हैं। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे आनंद की बातें कर देते हैं वो, और शार्ट में बात करते हैं। स्कूल में हमारे मालवा में एक बच्चा, मैडम ने बोल दिया, बोले बेटा बाहर जाने का सबसे छोटा वाक्य बनाओ। तो अंग्रेजी वाला मैं आई गो मिस, हिंदी वाला क्या मैं बाहर जा सकता हूँ बहन जी, अपना मालवी वाला जा ही रही हूँ, इतनी देर में घर पहुँचा। इतनी देर में घर पहुँचा था। अब वो प्रेमी प्रेमिका आपस में बात कर रहे बगीचे में। अब वो एक मालवा का लड़का खड़ा पास में। देखिए, प्राकृतिक रूप से सहज जो सहजता होती है ना, जब दिमाग ना लगाया जाए, सहज कोई बात कर दी जाए तो वो हास्य हो जाती है, उसमें ठहाका निकल जाता है। वो प्रेमी प्रेमिका आपस में बात करने, बोले तू मारी नहीं हुई सकती तो कोई की नहीं हुई सकती, तू मारी नहीं हुई सकती तो कोई की नहीं हुई सकती। वो पीछे एक लड़का खड़ा, उसने सहज उत्तर दिया, आपको ठहाका है, तो तू मारी नहीं हुई सकती तो कोई की नहीं हुई सकती। वो पीछे से बोला कि वो थारी हुई जाएगी तो कोई पूरा इंदौर की हुई जाएगी। ये हास्य की बुजुर्ग लोग हमारे आनंद देते हैं, मस्ती देते हैं, उनके उत्तर देखना। आप कई बार आप कभी कभी बिल्कुल सहज हो के बुजुर्गों के उत्तर सुनना, आपको अपने आप ठहाके आ जाए। 70-80 साल के बुजुर्ग, पूरे अनुभवों की खदानें हैं वो, और वो एक वाक्य ऐसा बोलते हैं कि उसमें पूरे जीवन का दर्शन समाया होता है और ठहाके समाये होते हैं। वो एक बुजुर्ग महिला थी, अब आपने देखा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में
और भारत में जैसा रिजर्वेशन सिस्टम है, मैं तो दुनिया के कई देशों में गया, मैंने वैसा सिस्टम नहीं देखा रिजर्वेशन का। आप सीट के पास में बॉटल रख दीजिए, सीट अपनी रिजर्व, रुमाल रख दीजिए, सीट अपने बाप की। यही है ना सिस्टम, रुमाल रख दिया, बॉटल रख दी, पेपर रख दिया, सीट रिजर्व हो जाती है। तो वो लोग ऐसे रख रख के बैठे हुए। और एक बुजुर्ग महिला चढ़ी बस में ऊपर, तो उसने पूछा ये सीट खाली है? तो बोले नहीं। 60 साल की महिला, कोई ना बैठने के लिए जगह नहीं थी। बोले ये खाली है? बोले नहीं। दूसरा पूछा ये खाली है? बोले नहीं। वो महिला बेचारी परेशान होकर बोनट पे बैठ गई, वो जो आगे होता है ड्राइवर के पास, वो बोनट पे बैठ गई। अब एक लड़की चढ़ी 20-22 साल की जवान, और उसने पूछा आके कि सीट खाली है? तो सब ने, किसी ने बॉटल हटा ली, किसी ने रुमाल हटा लिया, किसी ने पेपर हटा लिया। बोले हाँ खाली है, यहाँ बैठी है, नेहल यहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है। सब तैयार हो गए। तो वो लड़की इतराने लगी, बोले नहीं मुझे नहीं बैठना है। तो बुढ़िया का जवाब वहाँ से देखना, और ठहाकों के कैसे आप दीपावली मनाना, बिल्कुल बुक्का फाड़ हास्य, जिसको कहते हैं आपका हृदय से ठहाका गूंजेगा। वो बुढ़िया वहाँ से बोलती है बैठ जा बेटी बैठ जा, 10-20 साल बाद तो तेरे को भी बोनट पे ही बैठना है। देखिए ये अनुभव की पूंजी है, और ये ठहाकों का एक महोत्सव, हमारा जीवन ठहाकों का महोत्सव है। और ओशो ने कहा है कि जब हम हंस रहे होते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हैं, और हम किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा होता है। हमें भाग्य मिला है, हम हंसाते हैं दिन रात, तो ईश्वर हमारे लिए प्रार्थना करता है। आप हंसते रहिए, आप ईश्वर की प्रार्थना करेंगे। तो ये थे हमारे साथ हंसी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखने वाले संदीप शर्मा जी, जिन्होंने हमारे इस शो में एमपी न्यूज़ के दर्शकों को आज कुछ ऐसे हंसी के पटाखों, चक्रियों और अनारों के साथ भिगोया है जिसे आपको देखकर और सुनकर बेहद ही मजा आएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए आप एमपी न्यूज़। खबर न्यूज़ के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम और दीपावली की हृदय की अनंत गहराइयों से शुभकामनाएं। आपका जीवन धन्य हो। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।